जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शाहिद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने ना सिर्फ ये कि ये जो इवेंट है इसको बड़े अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद आप इसके प्रेजेंटर भी हैं और बीच में आपने एक मजाक किया कि आलूदगी की वजह से आपके सर पे से बाल गायब हो गए हैं। मेरे ख्याल में ये मजाक नहीं, एक बहुत बड़ा सानिया है, क्योंकि अगर आपके सर पे बाल होते तो आप मीडिया इंडस्ट्री में ना होते, मॉडलिंग इंडस्ट्री में होते। तो आप इसको कभी थैंक यू। ज़्यादा हल्का मत मैं लें। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी शख्सियत में जाज़बियत भी है और आपके चेहरे पे एक जो मासूमाना सा एक्सप्रेशन होता है, ये आपको मॉडलिंग में ले जाता। और इस वक्त हम आपके पीछे पीछे आ रहे होते बजाय इसके आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। दूसरी बात ये है सर कि सवाल आपने बहुत सारे पूछ लिए हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। मैं दो चार बातें बस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एफर्ट हुआ है। ये रिपोर्ट मैंने देखी, इट इज़ अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट, इट इज़ वेरी डीपली रिसर्च्ड रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे मुल्क में एक वेव चली हुई है कि हमें किसी तरह से भी माहौलियाती आलूदगी से जान छुड़ानी है। सो हम सब यही बातें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे मसाइल का हल इस आलूदगी में है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक बैलेंस तलाश किया जाता है और वो बैलेंस होता है आलूदगी और रोज़गार के दरमियान। क्योंकि अगर आप ये कहें अपनी इंडस्ट्री को बंद करें तो हमारी आलूदगी जो है वो भी कम हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में रोज़गार का क्या होगा। अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से, और हमारी जो आबादी है उसका तकरीबन 70% से 35 साल से कम उम्र है। और मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम किस तरह अपनी इकॉनमी की ग्रोथ को इंश्योर करें, किस तरह हमारी जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरह बढ़े, और किस तरह हम अपने यंग लोगों के लिए, और आप यहाँ भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि 60% 70% लोग जो हैं की उम्र जो है वो 40 साल से कम है। हमें किस तरह इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है। और जो आम आदमी है, देखें, हर रिफॉर्म, हर पॉलिसी और हर हुकूमत के हर फैसले का एक मकसद होता है, और वो मकसद ये है कि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल ये है, जो जमाली साहब कह रहे थे कि आम आदमी कौन है, तो आम आदमी वो है, वो नहीं है जिसके पास ईवी ख़रीदने के लिए 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए हैं। आम आदमी वो है जो कि फैक्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में वो काम कर रहा है 40,000 रुपये की तनख्वाह पे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ इस वक्त रेशो ये है कि एक आदमी कमाता है तो 5 खाते हैं। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मुल्क सोशली स्टेबल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पॉपुलेशन अपनी ज़िंदगी के मेयार से मुतमईन ना हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि अब हर तरफ धुएं के बादल छाए हुए हैं और हम सब जो हैं, जैसे कि लाहौर में कहा जाता है कि आप सिगरेट के 2 पैकेट पी रहे हैं अगर आप शहर में घूम रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना है कि जहाँ हम ये कहते हैं कि दुनिया की पोल्यूशन की क्रिएशन में हमारा जो हिस्सा है वो एक नुक्ते के बराबर है, वहाँ ये कैसे हो रहा है कि हमारी जो आलूदगी है वो दुनिया के टॉप 5 शहरों में हमारे दो या 3 शहर होते हैं। मतलब मैं टेक्निकली ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब हम पोल्यूशन क्रिएट ही नहीं कर रहे, जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी ही नहीं है, जब हमारे यहाँ गाड़ियों की जो तादाद है हर साल 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, जबकि चाइना में 3.5 करोड़ गाड़ियाँ बिकती हैं, इंडोनेशिया में 13 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, इंडिया में 60 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, थाईलैंड में 18 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं। तो जब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और हमारी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का लेवल बहुत कम है, तो ये इतनी पोल्यूशन कहाँ से क्रिएट हो रही है। और ख़ास तौर पे जब आपकी सड़कों को आप देखें और अपने मुल्क में गाड़ियों की तादाद को देखें तो ये बहुत थोड़ी तादाद है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में इससे कहीं ज़्यादा तादाद होती है। सो हमें ये देखना है कि हमारा जो रीज़न है आलूदगी का वो क्या है।
अपेरेंटली इस वक्त एक कंसेंसस बना हुआ है कि जी गाड़ियां जो हैं वो हर तरह के आलूदगी के फसाद की जड़ है। लिहाजा किसी तरह, और इसका हल हमारे पास हमेशा बड़ा सिंपल होता है, चेंज। कि यार ये जो गाड़ियां हैं ये ख़राब हैं, इनको हटाएं और इनकी जगह क्या लेके आएँ, नई गाड़ी, कोई नई चीज़ लेके आएँ, क्योंकि नई चीज़ आएगी तो सब चीज़, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो मेरे ख्याल में ये अप्रोच सही नहीं है, हमें एक बैलेंस करना है। हाँ, ये समझना बड़ा क्लियरली ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया में एक जंग चल रही है। एक तरफ हाइब्रिड और इंटरनल कंबस्चन इंजन जो ICE कहलाता है उसकी गाड़ियां हैं जो कि पेट्रोल से चलती हैं, और दूसरी वो गाड़ियां हैं जो कि अब चाइना से उठी हैं ज़्यादा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और बैटरी की चार्जिंग पे चलती हैं। ये एक जंग है जो कि आने वाले 10 सालों में इसका फैसला होगा कि कौन सी किस्म की टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी पर हावी होती है। तो ये हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। और हर समझदार मुआशरा और हर समझदार हुकूमत जो है उसका ये काम है कि वो एक बैलेंस के साथ हर तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। अब हमारे लिए जो रास्ता होना चाहिए वो एक बैलेंस रास्ता, जैसे मैंने कहा, होना चाहिए। अब वो बैलेंस रास्ता ये है कि आप ये तय करें कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरे नज़दीक आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने जो भी काम करना है आप अपने मुल्क में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए जिसके नतीजे में आप बनी बनाई चीज़ें बाहर से मंगा रहे हों और आप ये समझ रहे हों कि ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अंदाज़ा होना शुरू होगा 4 से 5 से 7 साल के बाद, जब बैटरीज डिग्रेड होना शुरू होंगी, और उसके बाद उनके डिस्पोजल का क्या होगा, क्योंकि ये बेसिकली पॉइजन है और हमारे यहाँ अगर प्रॉपर कंट्रोल्स ना हो, जो कि नहीं हैं, तो ये सारी मलिर नदी में फेंकी जा रही होंगी। और ये आपको नज़र आएगा कि लियारी का जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसके नीचे हर तरफ ये बैटरियाँ पड़ी हैं। तो वी नीड टू मेक प्रॉपर प्रेपरेशन एंड बैलेंस डिफरेंट फैक्टर्स। अच्छा, अब ये जो जब मैं बात करता हूँ कि पार्ट्स जो भी चीज़ है वो पाकिस्तान में बननी चाहिए, तो हमारे मुल्क में गाड़ियाँ बनाने की बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है। इस वक्त दुनिया के 13 असेंबलर्स पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रहे हैं। दुनिया के टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर्स में से 7 कंपनियाँ पाकिस्तान में अपने प्लांट लगा के बैठी हैं, और उसमें से कई कंपनियां, ख़ासतौर पे जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स की ऑलरेडी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कोई 1200 कंपनियां हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रही हैं। अब ये गाड़ियाँ बनाने वाली, ये पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां तकरीबन, अगर असेंबलिंग प्लांट में 1 जॉब क्रिएट होता है तो पार्ट्स के प्लांट में 8 जॉब्स क्रिएट होते हैं। और कोई 3 लाख के करीब लोग हैं जो इस वक्त इस पार्ट्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं डायरेक्टली। हमें इस इंडस्ट्री को इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में तकरीबन 50% कॉस्ट होती है मोटर और बैटरी और कंट्रोलर की, और बाकी 50% तो गाड़ी वही होती है, उसका ग्लास भी वही होता है, उसका स्टील बॉडी, उसका प्लास्टिक, उसका स्टीयरिंग व्हील, उसकी सीट्स, उसका कारपेट, उसके डोर हैंडल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो तमाम चीज़ें तो सेम होती हैं। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी पॉलिसी हम लेके आएँ उसमें हम ऐसा डायरेक्शन ना बनाएं जिसके नतीजे में तमाम गाड़ियाँ बनी बनाई या 100% पार्ट्स की शक्ल में इंपोर्ट हों और सिर्फ यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं। अगरचे कि असेंबली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन हमारे पास चूँकि इंडस्ट्री मौजूद है तो हमें ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए एज अ गवर्नमेंट कि हमारे गाड़ियों के पार्ट्स भी पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स भी बन रहे हों। देखें, इंजन पाकिस्तान में बनता है, लेकिन इंजन का ब्लॉक पाकिस्तान में नहीं बनता, उसका पिस्टन पाकिस्तान में नहीं बनता, उसकी क्रैंक शाफ्ट, उसकी कैम शाफ्ट पाकिस्तान में नहीं बनती, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मोटर्स हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बनेंगे। हाँ, बैटरीज के ऊपर ज़रूर काम होगा, लेकिन वो भी बाहर से कंपनियों को आना होगा और आके यहाँ पाकिस्तानी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स बना के इन हाई टेक पार्ट्स को बनाना होगा। लेकिन गाड़ी का 50% नॉर्मल पार्ट्स में मुश्तमिल है जो कि हम पाकिस्तान में बना सकते हैं। अच्छा, अब जो ईवी के लिए चैलेंज है, सबसे पहले ही अफोर्डेबिलिटी। बात हुई कि ईवीज महंगी हैं और सस्ती होती जा रही है। चाइना में कुछ 100 कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, और वहाँ अब वो कहते हैं कि उनके यहाँ रेड ओशन है। रेड ओशन का मतलब ये है कि समंदर में जैसे कि सब शार्क्स आपस में लड़ रही हैं और हर तरफ खून ही खून है, यानी बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ बंद हो रही हैं।
साथ साथ में वो कंपनियां अब दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रही हैं और प्राइसिंग ड्रॉप हो रही है क्योंकि चाइना में बैटरीज की प्राइसेस भी गिरती चली जा रही हैं। तो अफोर्डेबिलिटी एक पहला इशू है। दूसरा जो इशू है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मेरे पास एक ठीक है, किसी के पास ई-ट्रॉन है तो घर में बंगला है, वो आराम से चार्ज कर सकता है, जिसके पास होम चार्जिंग फैसिलिटी है। लेकिन अगर मैं गाड़ी को शहर के अंदर चला रहा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको कराची से हैदराबाद लेके जाना चाहता हूँ, या ख़ास तौर पे देखें मेन मार्केट पाकिस्तान की पंजाब है, 60% ऑफ द पाकिस्तान मार्केट इज़ पंजाब। तो पंजाब में लोग बहुत मूव करते हैं ऑन मोटरवेज, और अगर मैं मोटरवे पे जाना चाहता हूँ और अगर गाड़ी की चार्जिंग में जब तक फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा, मुझे रेंज एंग्जाइटी कहते हैं उसको, वो होती रहेगी कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं फंस ना जाऊँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ डेवलप होगा और यकीनन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अ रियलिटी। तीसरी चीज़ है फाइनेंसिंग, क्योंकि स्टेट बैंक ने एक पाबंदी लगा रखी है कि 3 मिलियन से ज़्यादा की गाड़ी जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक सुजुकी ऑल्टो ही फाइनेंस कर सकते हैं, उसके अलावा तो जो भी उससे ऊपर की अमाउंट होगी वो आपको खुद पे करनी होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। दुनिया में गाड़ियाँ मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे बिकती हैं, इंडिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, चाइना में, कोरिया में। गाड़ी का पूरी अमाउंट दे के खरीदना ऐसा ही है जैसे कि आप कहें भाई ना ही खरीदो, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे होते नहीं। और चौथी चीज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चैलेंज, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल जो है वो एक पूरी साइंस है। लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना बैटरी में से, फिर उसको एनवायरमेंटली सेफ तरीके से उसको प्रोसेस करना और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ या रिसाइकिल करना, ये एक पूरी साइंस है, ये पूरा काम है, ये कोई कबाड़ का कारोबार नहीं है कि शेरशाह में हो रहा हो। तो ये जो ग्लोबल वॉर है जो हो रही है इस वक्त बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंटरनल कंबस्शन एंड पेट्रोल व्हीकल, ये बेसिकली दुनिया में लड़ी जा रही है और पाकिस्तान में भी इसका एक मुकाबला जो है वो होगा। पाकिस्तान में मोटराइजेशन बहुत कम है। हमारे यहाँ 1,000 लोगों पे सिर्फ 12 गाड़ियाँ हैं, जब इंडोनेशिया में तकरीबन 80 के करीब हैं, 70 और 80 के दरमियान। तो पाकिस्तान में वैसे ही गाड़ियों की मार्केट में इजाफा होने का बहुत अच्छा इम्कान मौजूद है। अगर हम अच्छी स्ट्रेटजी लेके चलें तो गाड़ियाँ बिकेंगी, साथ साथ में पाकिस्तान में बननी चाहिए ताकि जॉब्स भी क्रिएट हों। इस तरह हम एक विन विन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये ग्रीन ट्रांजिशन के रास्ते में ये चैलेंजेस हैं शायद साहब, और साथ साथ में मैंने बैरियर्स और अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात कर ली। और उसके अलावा आपने यूज्ड कार की लिबरलाइजेशन के बारे में बात की। मैं ज़ाती तौर पर यूज्ड कार की इंपोर्ट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि अगर यूज्ड कार की इंपोर्ट खोलनी है तो ऐसा करते हैं कि यूज्ड एयर कंडीशनर, यूज्ड रेफ्रिजरेटर, यूज्ड टेलीविज़न, यूज्ड फर्नीचर, यूज्ड कारपेट्स, यूज्ड गवर्नमेंट सिंगापुर से अगर मंगा ली जाए तो शायद फिर तमाम मसले हमारे हल हो जाएंगे। किसी नई चीज़ का किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ से मुकाबला करना गैर मुनासिब है। तो अगर कोई कहे जी आप यूज्ड कार से कम्पीट करें, मेरा सवाल होगा मैं क्यों कम्पीट करूं? मेरी यूज्ड कार जो पाकिस्तान में 3 साल पुरानी टोयोटा करोला है वो मुकाबला करेगी 3 साल पुरानी गाड़ी से, तो फिर है वो कंपटीशन। लेकिन अगर आप यूज्ड कार के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो भी फिक्स्ड हुई हुई हैं, ख़ासतौर पे 13 सीसी से नीचे गाड़ी में, और उसके अलावा बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। आपको वो तमाम चीज़ें पता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आपने चीज़ बनानी है, हर चीज़ मेक इन पाकिस्तान पे फोकस करें। हमारे यहाँ इतने यंग लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यंग लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी जगह नहीं है, हम यहाँ से बाहर चले जाएं। बाहर जाके रहना कोई आसान काम नहीं है। मैंने बड़े बड़े अमीरों को देखा है, वहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ छोड़ के उनकी बस हो जाती है। ज़रा सा कोई काम है, ग्रोसरी लेके आनी है तो खुद जाओ, मतलब, और बीमार हो गए तो पड़े में। सो देयर इज़ पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल सोसाइटी, और ये वो मुल्क है ख़ास तौर पे यंग लोगों के लिए। मैं ये कहता हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम्पल सुना कि चाइना में जो लोग 1950 में पैदा हुए वो इंतहाई बदनसीब थे, क्योंकि उनको कल्चरल जो उनको, बल्कि जो ओपियम वॉर है, जो सिविल वॉर है चाइना की, उसका सामना करना पड़ा उनको, कहत का सामना करना पड़ा उनको, फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी का सामना करना पड़ा उनको, हर तरह की मुश्किलात और गुर्बत और इफलास का सामना करना पड़ा। और जब चाइना ने आगे बढ़ना शुरू किया सन 2000 में, तो वो 50 साल के हो चुके थे, लिहाजा उनका फ्यूचर ख़त्म हो चुका था और वो इसी तरह दुनिया से चले गए। लेकिन जो लोग 1970 में पैदा हुए, इंतहाई खुश नसीब जनरेशन थी, क्योंकि वो जब 30 साल के हुए
तो उस वक्त चाइना बूम करना शुरू हो रहा था। लिहाजा आप देखें तो जैक मा से लेकर जो BYD का CEO है, इसी तरह हमारा जो कोलैबोरेटर है चाइना में उसका जो CEO है, ये सब बिलियनर्स हैं और इस तरह के सैकड़ों हज़ारों लोग हैं और बहुत सारे लोग मिलियनर्स हैं और साथ में बहुत सारे उससे ज़्यादा कई लोग हैं जो कि खुशहाल हैं, जो कि निकल के मिडिल क्लास से और अपर मिडिल क्लास में दाखिल हो गए इंतहाई गुर्बत के बाद। और मैंने एक चाइनीज़ से ये सवाल पूछा कि तुम लोग जानवरों की तरह काम क्यों करते हो, क्योंकि अगर आप रात में 1 बजे भी मैसेज करें तो WeChat का जवाब 2 मिनट में आ जाता है। तो उसका मुझे जवाब ये था, और मैं यंग लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि उसने मुझसे कहा कि इसके 2 रीज़न्स हैं। मैंने उसको कहा बताओ क्या। उसने कहा पहला रीज़न ये है कि जब मेरी उम्र 10 साल थी तो हमारे घर में एक वक्त का खाना खाया जाता था और मेरे जहन में ये खौफ है कि अगर मैंने दिन में 18 घंटे काम ना किया तो मैं दोबारा उसी कैफियत में पहुंच जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा और दिन में एक वक्त का खाना मिलेगा मुझे और मेरे बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो एक ही है ना। मैंने कहा अच्छा भाई ये बताओ दूसरी वजह क्या है। उसने कहा दूसरी वजह ये है कि आप इमेजिन करो कि एक टेबल है 1 किलोमीटर दूर और इस पर केक रखे हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे 1.4 अरब इंसान हैं चाइनीज़ जो कि उसकी तरफ भागने के लिए तैयार हैं, और लीजिए जनाब भागना शुरू किया। तो अगर मैं दीवानों की तरह नहीं भागूंगा और आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा तो जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा तमाम केक तमाम लोग खा चुके होंगे और खाली टेबल जो है वो मेरा मुंह चढ़ा रही होगी, और उसके बाद मैं दोबारा घूम के वहीं पहुँच जाऊंगा जो मैं 10 साल की उम्र में था कि मैं एक दिन में एक वक्त का खाना खाऊंगा। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि आप जो यंग जनरेशन जो 1990 में पैदा हुई है, 90s में, वो खुश नसीब है क्योंकि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हमें अल्लाह ताला बार बार किश्तियाँ भेज देते हैं बचाने के लिए। फिर हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंशाल्लाह स्टेबल है, हमें आपस में लड़ना नहीं है, गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करना है, और इंशाल्लाह ऐसा वक्त इसमें कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो फ़ख्र करेंगे कि हम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मुल्क में रह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो तमाम गुजारिशात हैं वो मुकम्मल हुई। अब उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा मुतमईन हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।